हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास में आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया होना चाहिए। यहां समान है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समाप्त किया। अब आप ध्यान दें कि ये द्वैत शासन कहीं लिखा होगा या कहीं दोहरा शासन लिखा होगा। तो आप ये देखना है आपको कि द्वैत शासन हो या दोहरा शासन, वही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो बंगाल के दोहरे शासन, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव जब आया था तो अपने वो दूसरे सूबेदारी में जब गवर्नर वो बनकर आया, उस समय 1765 से 1767 का उसका समय काल था। और क्लाइव ने क्या किया, बंगाल में ये द्वैत प्रणाली सबसे जो खराब कुख्यात, इसको कहा गया कुख्यात द्वैत प्रणाली, इसे लागू किया। और 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस द्वैत प्रणाली को समाप्त किया गया। तो देखिए, द्वैत प्रणाली किसने लागू किया ये भी आपको जानना चाहिए। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है ये द्वैत प्रणाली यहां लागू हुई, क्योंकि उस समय बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद ये निश्चित हो गया था कि अब पूरे भारत पर धीरे धीरे उनका कब्जा हो जाएगा, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा और मद्रास पर इनको जो है सत्ता मिल गई और इस प्रकार से इनका प्रभुत्व बढ़ता गया। और रॉबर्ट क्लाइव जो है वहां गवर्नर बनकर आया था, इसने क्या किया, द्वैत शासन प्रणाली लागू की, दोहरी शासन प्रणाली। और इस दोहरी शासन प्रणाली में हमारी जनता बहुत परेशान हुई। तो 1772 ईस्वी में कब खत्म हुआ ये, 1772 ईस्वी में इसे खत्म किया। किसने खत्म किया, वारेन हेस्टिंग्स, मींस ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके किसी भी परीक्षा के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई, उस शासक का नाम क्या है, आपको बताना है। देखिए, यही ब्लैक होल दुर्घटना के कारण जो है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन इससे और थोड़ा सा भड़क गया मामला। सिराजुद्दौला उस समय जो है बंगाल का नवाब था, सिराजुद्दौला। और ये 20 जून 1756 को ये घटना घटित हुई थी, ब्लैक होल घटना। अब ब्लैक होल घटना है क्या, इसको समझिए। एक कमरे में जो है वो लगभग 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच का चौड़ा कमरा था। उसी कक्ष में 146 अंग्रेजी जो युद्ध कैदी थे, युद्ध बंदी थे, मतलब युद्ध में जिनको बंदी बना लिया गया, ऐसे लोगों को उसमें 146 लोगों को उसमें रखा गया था। और 20 जून की रात्रि को ही जो है उन्हें उसमें बंद कर दिया गया था। अगले सुबह क्या हुआ कि उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे और सब मर गए। कैसे मर गए, गर्मी और घुटन के कारण या एक दूसरे के द्वारा कुचल जाने के कारण मर गए। और उसी में से एक व्यक्ति जो जीवित था, 23 लोग जो जीवित थे, उसमें से एक था जेड हॉलबेल। क्या नाम था, जेड हॉलबेल। इन्होंने जो है क्या किया, शेष जीवित रहने वाले में से एक थे। इन्होंने इस कथा की रचना की, इन्होंने ही इस कथा के बारे में बताया कि ऐसी घटना वहां घटी। और इसी कारणवश ये क्लाइव को जो है वहां भेजा गया और फिर क्लाइव ने वहां अपना आधिपत्य जमा लिया। सिराजुद्दौला की नवाबी चली गई, उसके बाद फिर दूसरे लोग वहां शासक हुए। तो चलिए अब आगे आप उसके बारे में और भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन यहां कुल मिलाकर ये देखना था कि ब्लैक होल दुर्घटना है क्या। ये आप समझ गए कि ब्लैक होल दुर्घटना क्या है। ब्लैक होल दुर्घटना यही है कि एक ही कमरे में जो है 146 अंग्रेजी कैदियों को, बंदियों को जो है रखा गया, जिसमें से लगभग 23 ही बचे और सब मर गए, घुटन और गर्मी के कारण या एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से कुचल जाने के कारण मर गए। तो ये घटना किस शासक के काल में हुई ये आपको बताना है। तो वो था शासक उस समय सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और सिराजुद्दौला भी हमारे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से किसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किए? देखिए अभी मैं इसकी चर्चा कर ही रहा था, ये क्वेश्चन यहां बनकर आ गया कि जब अंग्रेजों का यहाँ जो है, अंग्रेजों ने जब आपका 1764 का जो बक्सर का युद्ध था, जब उसे जीत लिया, तो उसके बाद इनका आधिपत्य जम गया और ये धीरे धीरे अपना विस्तार करते गए। तो शाह आलम द्वितीय उस समय जो है यहाँ शासक था, जो यहाँ से भाग गया, लेकिन बाद में इलाहाबाद में इसे पकड़ा गया और इलाहाबाद में पकड़े जाने के बाद इसने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान कर दिया अंग्रेजों को। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, शाह आलम द्वितीय। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है परीक्षा में, और ये जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन, खैर इंपॉर्टेंट तो सभी हैं जो भी मैंने अभी पढ़ा है, पहला, दूसरा और ये तीसरा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 1651 में क्या हुआ था, एक राजवंश, मतलब राजवंश में क्या हुआ कि राजाओं का जो वंश था उसी में एक स्त्री की तबीयत खराब हो गई थी, जिसको डॉक्टर बाउटन जो थे, डॉक्टर बाउटन, वो अंग्रेजी चिकित्सक थे। उन्होंने क्या किया, वो तत्कालीन बंगाल में सूबेदार शाहजहां के दूसरे पुत्र शाहजूहा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दी। ये क्या थे, जो चिकित्सक जो थे वो वहां पर उन्होंने क्या किया, एक राजवंश की स्त्री का जो है उन्होंने इलाज किया, और वो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन इनके इलाज से उसकी तबीयत सही हो गई। तो इससे खुश होकर क्या किया, 3000 रुपए में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी गई। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने क्या किया, 12 अगस्त 1765 में 1764 के बाद इन्होंने फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। तो देखिए मुक्त व्यापार का तो अधिकार दिया था उस समय जो तत्कालीन बंगाल के सूबेदार थे, शाहजहां के पुत्र शाहजुहा, लेकिन बाद में शाहसुजा, लेकिन बाद में क्या हुआ, 12 अगस्त 1765 को फरमान जारी किया किसने, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। इन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की, तो वो प्रदान की शाह आलम द्वितीय ने। और कब की, 12 अगस्त 1765 को। तो आप ध्यान देंगे 12 अगस्त 1765 को। ये घटना कब हुई, 1764 को जो बक्सर युद्ध हुआ उसके बाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दूसरे से रिलेट करके आप याद रखेंगे तो आपको ये सन याद रहेंगे और कब कौन सी घटना हुई ये भी याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान समूह की जमींदारी इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को बख्श दी थी? अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। सूता नदी, कालीखात एवं गोविंदनगर, ये 3 ऐसे स्थल थे। देखिए जब 1698 में सूबेदार इब्राहिम खान ने अंग्रेजों को ये 3 स्थल, सूता नदी, कालीखात और गोविंदनगर, इनकी जमींदारी इनको दे दी, जिसके बदले में उनसे उन्होंने लिया क्या, केवल 1200 रुपए, और वो भी किसके लिए, पुराने जो मालिक थे उनको देने पड़े केवल 1200 रुपए। इसके लिए तो फ्री में ही, बहुत सस्ते में उनको ये जमींदारी दे दी। कहां कहां की, सूता नदी, कालीखात और गोविंदनगर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया वह था, देखिए रॉबर्ट क्लाइव पहली बार बंगाल आया तो किस रूप में आया, और दूसरी बार आया तो किस रूप में आया। जब ये पहली बार आए तो आए किस रूप में, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के रूप में। क्योंकि उस समय जो था कलकत्ता पर, फोर्ट विलियम पर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था किसने, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने। और जब ये खबर गई तो इससे ये अंग्रेज लोग बहुत परेशान हुए और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को एक सेना के साथ वहां फिर से कब्जा करने के लिए भेजा। तो देखिए रॉबर्ट क्लाइव जब पहली बार बंगाल आया तो नवाब सिराजुद्दौला के समय, जब सिराजुद्दौला ने क्या किया, फोर्ट विलियम कलकत्ता को जीत लिया था, और यही समाचार पाकर वहां से क्या हुआ, एक सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना को भेजा गया, और इसलिए भेजा गया कि बंगाल पर जाकर वो अपना कब्जा करें। और इस नेतृत्व में कलकत्ता पर क्या किया, उन्होंने फिर से
कब्जा किया भी, और कब्जा करने के बाद ये एक नेता के रूप में वहां उभर कर आया, जिसे जो अंग्रेजों को बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसका नेतृत्व तो बहुत अच्छा है, तो बाद में इसे क्या किया गया, इसे गवर्नर बनाकर फिर से भेजा गया। तो यहाँ जो बात है, आपका पहला जो क्वेश्चन जो हमारा है कि रॉबर्ट क्लाइव जिस रूप में पहली बार बंगाल आया था, वो उसका रूप क्या था, मतलब क्यों आया था, क्यों उसे भेजा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो पहली बार वो जिस रूप में आया था, कलकत्ता पर पुनः कब्जा करने वाले अभियान दल के रूप, नेता के रूप में आया था, लेकिन दूसरी बार जब आया तो गवर्नर बन के आया था। ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी परीक्षा के लिए, और ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा है कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल का शासन एक डाकू राज्य था? क्यों था? क्योंकि आपने देखा कि 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया और अंग्रेजों ने आधिपत्य जमा लिया। तो उस समय से फिर आगे चलकर जब 1765 में क्या हुआ, द्वैत शासन प्रणाली जब लागू हुई, तो द्वैत शासन प्रणाली से हमारी जनता, भारत देश की जनता बहुत परेशान हुई, और 1772 में ये द्वैत शासन खत्म हुआ, ये भी आपने अभी पढ़ा। तो 1772 में किसने खत्म किया? वारेन हेस्टिंग्स ने, उनके शासनकाल में खत्म हुआ। तो आप ये देखेंगे कि इस समय का जो समय काल था, उस समय काल को कहा गया है कि यह एक डाकू का राज्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, लेकिन किसने कहा? तो के एम पडिक्कर ने कहा, ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने कहा? के एम पडिक्कर ने। तो इनका पूरा नाम है सरदार के एम पडिक्कर, जिन्होंने कहा 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया था। बंगाल को अविवेक रूप से ये लूट रहे थे, मतलब इनको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपना लूट करके अपनी जेब भरना था, बस इनको सिर्फ चिंता थी लूट करने की। तो ये किसने कहा? के एम पडिक्कर, सरदार के एम पडिक्कर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बार बार यूपी, पीसीएस, आईएएस और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। धन निष्क्रमण सिद्धांत, ड्रेन थियरी को प्रतिपादित करने वाले का नाम किसने प्रतिपादित किया? धन निष्क्रमण सिद्धांत, इसी को इंग्लिश में ड्रेन थियरी कहा गया है, किसने प्रतिपादित किया? तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। दादा भाई नौरोजी का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें पूर्व गांधी युग में भारत के वयोवृद्ध नेता के रूप में इनको जाना जाता था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पूछा जाता है। वयोवृद्ध नेता की उपाधि किसको दी गई, ये भी पूछा जाता है। तो इस उपाधि से उनको सम्मानित किया गया था। उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी जो राज्य थी, उसकी जो शोषक जो नीति थी, उसको उन्होंने उसका अनावरण किया, मीन्स उसको सबके सामने लाए, और धन निष्क्रमण जो उनका सिद्धांत था, ड्रेन थियरी का प्रतिपादन उन्होंने किया कि किस प्रकार से हमारे देश से धन निकाल कर अपने देश की ओर ले जा रहे हैं। तो अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी थी इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या नाम था? इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो मैं लिख देता हूं, इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पूछा जाता है, और इसको ध्यान रखेंगे। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में ये पुस्तक इन्होंने अपनी 1901 की कथा है, इन्होंने लिखी, और इसी पुस्तक में ड्रेन थियरी का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो कौन है वो? दादा भाई नौरोजी, जिन्हों हम वयोवृद्ध के रूप में जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। तो ये भी आप ये ध्यान रखेंगे, वयोवृद्ध नेता, इनको जो उपाधि मिली थी
वो वयोवृद्ध नेता की उपाधि मिली थी, और इंग्लिश में ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन परीक्षा में बनकर आते हैं कि वयोवृद्ध नेता की उपाधि किसको दी गई थी, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप ध्यान दें, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते चल रहा हूं लगभग। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों यहां होना चाहिए, भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो देखिए, परवर्ती 19वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी की भी बात करें हम, तो उस समय जो भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था, देखिए यहां बात है परवर्ती 19वीं शताब्दी में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था? तो जूट उद्योग, खनन उद्योग, लौह एवं स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो देखिए 19वीं सदी के छठे दशक में सूती कपड़ा, जूट और कोयला खान उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में एक मशीनी युग का भी आरंभ हुआ, और पहली कपड़ा मिल जो लगी वो 1853 में कावस जी नाना भाई ने बंबई में इसकी शुरुआत की। 1879 में भारत में 56 सूती कपड़ा मिलें थी, जिसमें लगभग 43,000 लोग काम किया करते थे। तो अब देखिए यहाँ जो उद्योग था, प्रमुख उद्योग, वो भारतीय पूंजीपतियों के जो हाथ में प्रमुख उद्योग था वो था सूती वस्त्र उद्योग। मीन सूती वस्त्र का, तभी तो इतनी मिलें लगी और इतने लोग काम किया करते थे। तो आप ध्यान देंगे, ये आपको इसीलिए बताया जा रहा है जिससे आपको आंकड़ा लगे और समझ में आए कि हाँ इंपॉर्टेंस उस समय क्या था। उस समय जो इंपॉर्टेंस था वो सूती वस्त्र उद्योग का था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थायी भूमि व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? स्थायी भूमि व्यवस्था को ही इस्तमरारी बंदोबस्त कहा गया है। तो स्थायी भूमि व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था, इस तरह से भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल और बिहार में स्थायी भूमि व्यवस्था या इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा का आरंभ किया, जिसे बाद में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों और बनारस जिलों में भी लागू कर दिया गया। तो हमारे जो ऑप्शन में हम देख रहे हैं, संपूर्ण भारत में तो नहीं, देश के उत्तरी भाग में ये भी नहीं, पंजाब को छोड़कर देश के उत्तरी क्षेत्रों में ये भी सही नहीं है, और बंगाल सूबा और बनारस होना चाहिए। यहाँ जो जनारस हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बनारस जमींदारी में। तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि उस समय मद्रास, उड़ीसा और बनारस जिले में भी इसको लागू किया गया। तो बंगाल सूबा या बनारस जमींदारी में इसको लागू किया गया। स्थायी भूमि व्यवस्था या इसका दूसरा नाम क्या है? इस्तमरारी व्यवस्था। इस्तमरारी बंदोबस्त। तो देखिए, इस्तमरारी बंदोबस्त की प्रथा या स्थायी भूमि व्यवस्था, ये दोनों एक ही है, आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में विदेशी पूंजी निवेश का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस उद्योग में हुआ? मीन्स भारत में विदेशी पूंजी का निवेश का शुरुआत जो हुआ वो किस उद्योग में हुआ? कहां भारतीय पूंजी के स्थान पर भारत में विदेशी पूंजी लगी? तो वो जो है आपका, जैसे जूट, कोयला, जलयान निर्माण, ये सब तो यहीं से होता था, लेकिन रेलवे का जो काम हुआ इसमें विदेशी पूंजी का निवेश हुआ, विदेश से पूंजी इसमें लगाई गई। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए यहां 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्यात व्यापार में कौन सी वस्तु प्रमुख थी पूछा जा रहा है। तो 17वीं शताब्दी में किस चीज का व्यापार प्रमुखता से किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र।
आपने अभी पढ़ा 19वीं शताब्दी के प्रवर्ती 19वीं शताब्दी, तो सूती वस्त्र का ही उद्योग यहाँ बहुत तेजी से चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की जो क्रांति थी, इसका मुख्य कारण था चर्बी वाले जो कारतूस से, चर्बी वाले कारतूस जो थे, इनको हमारे जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने, दरअसल ये कारतूस ऐसे ऐसे थे कि उस समय जब इनको पहले क्या करना होता था, दांत से खींचना होता था, जो उसमें कारतूस पर जो कैप लगा होता था। तो यही जब इसमें ये पता चला कि इसमें चर्बी सुअर का लगा है या गाय की चर्बी इसमें लगाई गई है, तो हमारे सैनिकों ने इसका जो है विरोध किया कि हम इसको दांत से नहीं खींचेंगे, अर्थात इस कारतूस को हम यूज नहीं करेंगे। तो चर्बी लगे वाले जो कारतूस थे, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यही था। इसने क्या किया, उस समय विस्फोटक पदार्थ जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से अंग्रेजों के प्रशासन के लगभग 100 वर्षों में एकत्र हुए थे, उसमें आग लगा दी और ये दावानल की तरह जो है फैलता चला गया। कि ये खबर चारों तरफ जब फैलती चली गई तो सबने इसका विरोध किया कि हम ऐसे कारतूस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि भारतीय सैनिक ही उसमें भर्ती ज्यादा किए गए थे उनकी सेना में। तो इन सब ने जब विरोध किया तो यही जो है आगे चलकर क्रांति के रूप में उभर कर आया। तो कारतूस में चर्बी मिलाए जाने की अफवाह ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यह तात्कालिक कारण था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई? मतलब 1857 के विद्रोह में जिनकी कोई भूमिका नहीं रही या जिन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर सी बालाजी बाजीराव और ऑप्शन नंबर डी रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए, आपने रानी लक्ष्मीबाई में तो पढ़ा ही है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता है और इस कविता से हमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता याद आ जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और बालाजी बाजीराव, बेगम हजरत महल, अगर बेगम हजरत महल का नाम हम ले तो इन्होंने भी लखनऊ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बहादुर शाह जफर और बालाजीराव, ये दो नाम अब बचते हैं। तो 1857 के विद्रोह में बालाजी बाजीराव जो थे उन्होंने कोई भूमिका नहीं निभाई थी, क्योंकि जो हमें उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कानपुर में अंतिम जो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब थे, उन्हीं को जो है विद्रोहियों ने अपनी कमान सौंपी। मीन्स नाना साहब थे, बाजीराव जो बालाजी बाजीराव थे, इनकी कोई भूमिका नहीं रही थी 1857 की क्रांति में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जबकि बहादुर शाह जफर जो थे ये इस क्रांति में शामिल थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जिनकी कोई भूमिका नहीं रही वो कौन थे? तो वो थे बालाजी बाजीराव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल 1930 और 31 में क्या हुआ, 1930, 31 और 32 से लेकर 34 का जो समय था, युवा कांग्रेस जनों का एक गुट जो जेल में उस समय थे, समाजवादी पार्टी बनाने का इन्होंने प्रस्ताव रखा। जेल में ही इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा और गांधीवादी नेतृत्व और उनकी जो रणनीति थी, इससे इन लोगों का मोह भंग हो चुका था। उनका कहना था कि गांधी जी जिस रास्ते से हम लोगों को ले चलना चाह रहे हैं, इस रास्ते से तो ये अंग्रेज हमें कभी जो है छुटकारा नहीं देंगे और हमें इनसे छुटकारा कभी नहीं मिल पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जेल में ही रहकर समाजवादी विचारधारा की ओर ये आकर्षित हुए और अंत में क्या किया, इन्होंने 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना बाद में इन्होंने की। और इसके नेता कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र रेव और मीनू मशानी का नाम आप जानते होंगे। तो जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र रेव और मीनू मशानी ये मुख्य इसके नेता थे। 1934 में जो है इसकी स्थापना हुई, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो 1934 आप ध्यान रखेंगे समय, और कांग्रेस को जो समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर जिस दल का गठन हुआ उसका नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी। मींस ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा हमारे इस क्वेश्चन के लिए।
तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की ओर। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्या नाम था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दीन बंधु मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण। तो आप ध्यान देंगे, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि नील दर्पण किसका नाटक है या नील दर्पण की रचना किसने की है, ये पूछा जाता है। या दीन बंधु का चलिए अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आप ऑप्शन समझ लेंगे। तो नील दर्पण जो नाटक है ये किसके द्वारा रचित है? दीन बंधु मित्र के द्वारा। एक तो ये क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया। निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों के अत्याचार का वर्णन किया गया है इस नाटक में? मतलब इस नाटक में किस घटना के बारे में दर्शाया गया है, कौन सी कहानी के बारे में दर्शाया गया है, कौन सी परेशानी के बारे में इसमें दर्शाया गया है? तो बुनकरों पर अत्याचार जो हो रहे थे उसको, कारीगरों पर या जनजातियों पर या नील की खेती करने वालों पर। तो देखिए इसका नाम है नील दर्पण, इसीलिए नाम रखा गया। और इसी से आप समझ लेंगे कि नील की खेती करने वालों पर जो अत्याचार किया जा रहा था उस पर इसमें नाटक बनाया गया था। तो इसमें जो नाटक था नील दर्पण, जिसका नाम है, वो नील की खेती करने वालों पर होने वाले अत्याचार को इसमें बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाने का काम किया दीन बंधु मित्र ने। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या लास्ट क्वेश्चन था ये, और आज के इस वीडियो का जो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, दीन बंधु मित्र द्वारा रचित नाटक नील दर्पण में किसके अत्याचार, अंग्रेजों के द्वारा किन पर किए जाने वाले अत्याचार को दर्शाया गया था? तो वो था नील की खेती करने वालों पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।